बड़े साहब, पहला 1 साल पहले मार्का हक हुआ और मार्का हक में पूरी दुनिया की नज़रें जो है पाकिस्तान पर आईं और पाकिस्तान की ताकत को, पाकिस्तान की जिम्मेदारी को, पाकिस्तान के प्रोफेशनलिज्म को जो है तस्लीम किया गया। और इस 1 साल के बाद अभी मई है, जून 12 जून जो है वो अपना इस जुमे के दिन जो है 19 जून को ये मुआहदा होने जा रहा है। तो 1 साल में दूसरी बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरा सर, अभी डॉक्टर शादी ने कहा कि ये आपके वार कोर्सेज में, दुनिया अपने वार कोर्सेज में और जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है आर्मी की उसमें ये पढ़ाएगी कि कैसे मुआहदे होते हैं और किस तरह जो है वो जंगें लड़ी जाती हैं। या बिल्कुल सही कहा। देखिए कि दो चीजों पर बिल्कुल पढ़ाई जाएगी और इसमें स्टडीज भी हो रही है, वार गेमिंग भी होगी कि मार के हक में हमने और बेहोने मखसूस में इंडिया को कैसे शिकस्त दी। जी। सो आज बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और इंडिया के लिए अगेन ह्यूमिलिएशन है। और आज ये हुआ है कि अमेरिका ने जो सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक कमांड का नाम चेंज कर दिया है और इसको यूएस पैसिफिक कमांड वापस रिवर्स कर दिया है। अच्छा। सो उसका क्या मतलब हुआ? जी हाँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अमेरिका समझता है कि इंडिया वो पाकिस्तान के सामने नहीं ठहर सका तो वो चाइना के सामने कहाँ ठहर सकेगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक 2018 में उन्होंने बनाया था और चाइना के सामने इसको पिच किया गया था। सो दैट्स व्हाई अभी उसको उन्होंने खत्म कर दिया एंड इट हैज बीन नॉट डिक्लेयर एज द यूएस पैसिफिक कमांड। हम्म। सो मेरे ख्याल में दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन जो था वो इंडिया के ठोक दी गई है। जो ह्यूमिलिएशन हो सकती थी, जो उनकी आइसोलेशन हो सकती थी, इससे मजीद हुई। सो पाकिस्तान ने वो कर दिखाया। एक तो वो भी अभी इसीलिए मैंने कहा कि वार गेमिंग में ये भी पढ़ाया जाएगा कि ये मल्टी डोमेन में कैसे गए, किस तरह उन्हें ऑपरेट किया और कैसे जेट एंड सीज को यूज किया और कैसे एलओसी के ऊपर ये हम लोगों ने रिएक्ट किया, कैसे फतेह 1 फतेह 2 को यूज किया और कमांड सिस्टम कैसे चला, डिसीजन मेकिंग कैसे हुई। तो जी। बहुत सारी चीजें हैं, इस पे बातचीत होगी। सेकंड ये जो बात है कि जो दूसरा ये हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई सेड कि दिस द लैंडमार्क हिस्टोरिक मोमेंट है। हिस्ट्री इज हैज ऑलरेडी बीन मेड बाय पाकिस्तान। और जिस तरीके से आप देखें इस इवेंट के बाद जो एड्रेस वो होगा, प्राइम प्रेसिडेंट ट्रम्प बात करेंगे और आप देखेंगे वो किस तरह वो बात करेंगे कि वो काम पाकिस्तान कर दे। और फिर पाकिस्तान के जो ट्रस्ट देखें ना, ट्रस्ट लेवल आप देखें, अमेरिका जी। का ट्रस्ट था, ईरान का ट्रस्ट था, जीसीसी कंट्रीज का ट्रस्ट था। तो दैट्स वाई फिर ऊपर से ओवरवेलमिंग इंटरनेशनल सपोर्ट आपके साथ थी, वो चाहते थे। दैट्स वाई आप देखें जो स्पॉयलर्स थे उनकी बड़ी कोशिश दरमियान में रही है कि हम्म। पाकिस्तान में कोई डेंट डालने की कोशिश की जाए, चाहे वो इजरायलीज थे या वो मुस्लिम कंट्रीज थे जो इजरायली के साथ खड़े थे, उन्होंने भी कोशिश की चीजों को डिरेल करने के लिए। और इसके अलावा ये देखें, इंडिया तो वैसे लगा हुआ था, वो तो हर मुमकिन सोशल मीडिया का यूज कर रहा था, जी। अफगानिस्तान भी उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व था। फिर इसके अलावा हमारे वो पाकिस्तानी नाम नहाद यूट्यूबर जो बाहर बैठे हुए हैं, उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान का इसमें नुकसान हो, पाकिस्तान खुदा न खास्ता कामयाब ना हो। लेकिन पाकिस्तान अल्लाह के ब्लेसिंग से पाकिस्तान उसमें कामयाब हुआ। सो मेरा ख्याल में देखें जी, एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट इन द 79 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री आप देखेंगे, द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और फिर देखें ना कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे जी। कहा, जो कोऑर्डिनेशन, जो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप में देखी, उनका पहले कभी हिस्ट्री में ऐसी नहीं देखी। हम्म। सो मैं ख्याल में दैट इज द क्रेडिबिलिटी थी। और जिस तरीके से लीडरशिप उसमें प्राइम मिनिस्टर की थी, लेकिन इट वाज एग्जीक्यूटेड बाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। सो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है, जी। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, पाकिस्तान हैज एमर्ज्ड एज ए जियो पोलिटिकल प्लेयर। और सर, ईरान का दौरा देखें फील्ड मार्शल का, कि 2 दफ़ा ईरान का दौरा उन्होंने किया और एक वार जोन में जाके जो है वो डायलॉग की। डॉक्टर शादिया, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि एक तो ये जंग जारी बात है, जैसे पहले हमाद भाई ने इशारा किया, बात की कि ये जंग उम्मत मुस्लिमा के दरमियान जो है वो फैलाई जा रही थी, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो करने की कोशिश की जा रही थी कि लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा न्यूट्रल तरीके से, बड़े राजदारी के साथ जो है वो सबके साथ रब्ते किए। एक तो इस पर रोशनी डालिएगा। और दूसरा, जो स्पाइलर्स हैं वो अभी तक काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले पूछा कि इसराइल का हमला लबनान पे देखें और इसराइल का इसको ना मानना, तो किस हद तक ये स्पाइलर जो है वो कामयाब हो सकते हैं? देखिए, आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब ये है कि इस वॉर की जो कोई अगर कोई सो कॉल्ड स्ट्रेटजी थी, मेरा तो ख्याल है थी नहीं। सुबह उठ के ट्रंप ने डिसाइड किया कि वीकेंड पे वॉर कर लेते हैं। हम्म। तो अगर कोई स्ट्रेटजी थी तो उसमें फिर यही था कि इस जंग को जो है
वो ईरान के लिए मुश्किल बना दिया जाए। और उस जंग को मुश्किल बनाने में क्या किया जाए कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, वो अमेरिका या इज़राइल के एलाय बनकर ईरान पे जो है वो चढ़ दौड़े। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जंग जो है ना सिर्फ़ ये कि फैलने से रुक गई, बल्कि पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है, पाकिस्तान की मेहनत और फिर जो दोस्ती है, जो एतबार है, हर किसी ने हमारी बात सुनी। सऊदी अरेबिया से लेकर एक लास्ट जो है वो यूएई जो है वो एक अपनी एक नई सिम्त पे जा रहा था। सुनने में आया है कि हमने उनसे भी राब्ता करके उनको भी रियलिटी चेक दिया है कि आप थोड़ा-सा अपने कदम जो हैं वो कम बढ़ाएँ। तारीख जो है वो गलत फैसले करने वालों को माफ़ नहीं करती है। और इस वक़्त जो है तारीख एक जेनोसाइडल रिजीम के साथ खड़े होने वालों को तो आप ये धब्बा धो नहीं पाएँगे। आपने इसी रीजन में रहना है और अपने नेबर्स के साथ जो है वो आप उन्हीं में भला ढूँढिए। तो बाकी तो जिससे भी हमने बात की, हमने ईरान से कहा, वहाँ पे किसी किस्म का जो इनकी पहले 12 डे इस पे ईरान पे अटैक हुआ था, तब ईरानियन मीडिया कोई थोड़ी बहुत बात जो है वो अज़रबैजान के बारे में भी कर रहा था। इस जंग के दौरान जी। पड़ोसी होने के बावजूद आपने कोई बात नहीं सुनी। हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अज़रबैजान के साथ। उनकी जो नगोर्नो-कराबाख और फिर वो आर्मेनिया का जो जंग थी, उसको मैंने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया हुआ है और मल्टीपल टाइम जो है मेरा वहाँ जाना भी रहा है। तो ठीक। जिस तरीके से वो हमें रिसीव करते हैं, तो आपको समझ आ सकती है अगर पीपल टू पीपल कनेक्शन ये है, तो फिर स्टेट लेवल का कनेक्शन क्या होगा। तो हमने किस-किस पार्टी को कहाँ-कहाँ सँभाला और फिर चाइना और रशिया और सबको एक पेज पे रखकर हमने फिर सबके साथ मिलकर ये सोचा कि हमें अपने रीजन के रीजनल प्रॉब्लम्स को रीजनल सॉल्यूशन से देखना पड़ेगा। हमें किसी बाहर के थानेदार की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो हम यहाँ तक अचीव कर चुके हैं, जो कि नामुमकिनात में से है, ठीक। ये जो मफ़ाहमती याददाश्त है, 14 नुकात जो हैं, ये दोनों पार्टीज़ को अपने-अपने रास्ते पे बाहर जाने का एक रास्ता तो दिखा रहे हैं। और दोनों को चाहिए और ख़ास तौर पे अब इस वक़्त ईरान को चाहिए कि वो इसको 100% मटीरियलाइज़ कराए और इस जी। खित्ते के अंदर इंटीग्रेट करे और जो उसके छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स हैं, खटास है, वो तमाम से ख़त्म करके अपने फंक्शनल रिलेशन बनाए। और मेरे ख़्याल में ये जो एमओयू है ये इससे भी बड़ी जो पाकिस्तान की कामयाब तारीख़ में जो मैं फ़ोरसी कर रही हूँ वो ये है कि हम जिस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट पे काम कर रहे हैं, हम उसके फ़ोररनर हैं और हम उसके जो है वो पूरी एक आप समझें मुसवदा तैयार कर रहे हैं कि ग्लोबल साउथ जो है जिसमें सेंट्रल एशिया, गल्फ और इब्न रीजन जो है, आप ब्रॉडर इसको ईस्ट एशिया, तमाम ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के लिए खतरा नहीं रहेंगे और एक दूसरे के लिए जो है वो किसी किस्म का कोई मसला पैदा नहीं करेंगे। हम एक ऐसा एक इंडिजिनस सिस्टम बना रहे हैं जो ठीक। ना कि पैक्ट होगा, ना कोई अलायंस होगी, ना उसमें कोई देताक या रिप्रोचमा हो रहे होंगे। जी। बस वो एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी इन ममालिक के दरमियान कि हमारी इक्तिसादी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम जो हैं इन बुनियादों पे आगे चलें। तो मेरे नज़दीक इस सदी की सबसे बड़ी हमारी कामयाबी जो है वो होगी जिस पे हम चल रहे हैं। बिल्कुल। जहाँ तक जो आउटलायर्स का ताल्लुक है, जी। जैसे इंडिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, तो ये तो वैसे ही इर्रेलेवेंट है। अफ़गानिस्तान में एंटी टेररिस्ट हैं, आप उनको किराया दें और आप उनसे जो भी करवा लें, बातें जो भी उन्होंने करनी है वो करते रहें। बाकी इंडिया जो है वो इतना इर्रेलेवेंट है कि आज आप देख लें, मोदी वहाँ पे जिसका कोई काम नहीं है G7 पे, किसी ज़माने में कोई एक आध दफ़ा उसे इनवाइट किया है, वो हर दफ़ा ही पहुँच जाता है। और वहाँ पे उसकी ऑकवर्ड पोज़ीशन देखें कि वो वहाँ पे लोगों के साथ कितना लोग उससे कतराते हैं और कहाँ वो किस पोज़ीशन पे वो खड़ा हुआ है जी, ऐसे ही है। कि कुछ महीनों के बाद उसने ब्रिक्स कराना है। ब्रिक्स ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो दूसरी तरफ से ये कहते हैं नॉर्थ को कि जी हम तो डी-डॉलराइज़ेशन नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं। इधर से ये जो रशिया को कहते नुक्ता हैं आपने डॉक्टर शादिया इस मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के तल्लुकात के हवाले से जो बात की ना, मैं भी इस हमारे भाई से पूछता हूँ कि ये जो अभी इस मुआहदा के बाद जैसे कि हमने कोशिश की और इसे कर दिखाया कि कोई आपस में ना लड़ाई हो, आपस में जंग ना हो, तो इस मुआहदा के बाद आप क्या देख रहे हैं कि तल्लुकात में बेहतरी आएगी, ट्रेड वाइज जो तल्लुकात हैं जो डिप्लोमेसी स्पेशली इस पर कर रही है उसमें? देखिए जावेद साहब, जब मुआहिदा हतमी शक्ल में सामने आएगा और उसके बहुत से नुकात सामने आए भी हैं,
तो जाहिर है कि जो दूसरे ममालिक हैं जिनके साथ ईरान के ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, जिसमें सऊदी अरब बहुत अहम मुल्क है, यूएई, कतर दूसरे, तो उनके हवाले से कुछ गारंटियाँ तो ली जाएंगी और इस मुआहिदे के गारंटर भी यूएई नहीं बनेगा। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये कि ईरान अब ऐसे महसूस हो रहा है कि ईरान अपने उस रवायती खोल से निकल रहा है। यानी जो 79 में जो इनकलाब आया था ईरान में और फिर उसके बाद ईरान पे दर पे गलतियां कर रहा था, उसकी पॉलिसियां बड़ी रिजिड थी, वो डिप्लोमेटिक महाज पर बहुत हद तक नाकाम हो गया था। यानी सच बात यह कि वो मुस्लिम उम्मा से भी एक फासले पर चला गया था। तो उसका खमियाजा तो ईरान ने भुगता। यानी वो और रिजर्वायर्स के हवाले से बड़ा रिच मुल्क है, उसके अंदर बहुत तेल गैस ये तमाम ज़खायर उसके यहाँ मौजूद है, लेकिन वो तो आलमी मार्केट में नहीं बेच सकता था। फिर आइसोलेशन में भी चला गया, डिप्लोमेटिक महाज पर भी वो तनहा रह गया और उसकी वजह से वो जंग की लपेट में लेकिन अब भी जो आया। है काफ़ी सारे सबक हासिल होंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है हमारे भाई, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं मिर्जा साहब से पूछूंगा कि अब जो नई चीज़ें जो है वो इसके असरात क्या मतलब होंगे मिडिल ईस्ट में स्पेशली।